के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। एक तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके एप्लीकेशन, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल एप्लीकेशन और क्विज। और ये थोड़ा सा जो है टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन मैं इसको इजी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसके एप्लीकेशन, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल और उसके एप्लीकेशन और क्विज। तो सबसे पहले देखिए पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है। आपने देखा हुआ है, अगर कोई आप इंसुलेटर लेते हो तो उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। अगर आप इंसुलेटर के अंदर अगर आप चार्जेस बनाते हो, मतलब एक साइड में यहाँ पर प्लस बनाते हो और एक साइड पे आप माइनस बनाते हो, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप क्रिएट कर सकते हो एक फोर्स देके। यहाँ से दोनों साइड से आपने इसको दबा दिया है तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, ऐसे वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो, 1 न्यूटन का, तो बहुत छोटा सा वोल्टेज तैयार होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर हम इसको इधर दबाते हैं ऑपोजिट साइड में, तो आप देखो यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट होगा। तो उसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, अभी तक हमने देखा था कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे करते थे। तो आपने देखा था, हम लोग ने जो डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखा था, वो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल के हम लोग डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करते हैं। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर आप पोलराइज करना चाहते हो तो हम लोग क्या करते थे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते थे। ये देखिए, अभी ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आया हुआ, ये इंसुलेटर हमारा खाली है। तो इंसुलेटर के एंड में देखो कोई चार्ज नहीं आया हुआ है। ठीक है, जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, हमारा पोलराइज हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर उसको कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो ये मटेरियल क्या हो जाता है, हमारा पोलराइज हो जाता है। आपने देखा था, जब ये इंसुलेटर को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं। जब आप इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो ये मटेरियल जो हमारा हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। मतलब ये इंसुलेटर आपका पोलराइज हो जाता है, एक साइड पे माइनस चार्ज आता है, दूसरे साइड पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये इंसुलेटर है। अब ये कौन सा इंसुलेटर आप डालते हो दोनों प्लेट के बीच में, आप पेपर डालते हो, रबर डालते हो, प्लास्टिक डालते हो, ग्लास डालते हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, देखो ऐसे ऑर्डर में आ जाते हैं। तो एक साइड जो रहता है माइनस हो जाएगा, एक साइड जो रहेगा प्लस हो जाएगा। अंदर का देखो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस, इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। तो सिर्फ एक साइड पे माइनस बचता है, एक साइड पे प्लस बनता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक हमारा पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अब ये पोलराइज कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के। लेकिन अब हम लोग एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्योंकि नेचर में खाली प्लास्टिक रबर ही नहीं अवेलेबल है। ठीक है, प्लास्टिक रबर ग्लास यही चीज़ें अवेलेबल नहीं, ऐसे और बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये है क्वार्ट्स। ठीक है, ये क्वार्ट्स करके एक मटेरियल है जो हमारे लाइटर में यूज़ किया जाता है, माइक्रोफोन में यूज़ किया जाता है, ये क्वार्ट्स है। ठीक है, तो ये मटेरियल ज़्यादातर ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ये बहुत फेमस है इसके लिए। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर क्रिस्टल को आप दबा रहे हो एक दो, अगर आपके पास ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है तो ये डाइलेक्ट्रिक है। अगर आप देखो इसको ऐसे दबाओगे ये साइड से, तो वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा, ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर। एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड माइनस हो जाएगा, तो ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है। मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आप इसको पोलराइज कर सकते हो। तो ये रबर या ग्लास या प्लास्टिक को नहीं कर सकते ऐसे पोलराइज, खाली सर्टन मटेरियल्स को ही आप ऐसे पोलराइज कर सकते हो। तो उसमें ये 3 मटेरियल्स है, ऐसे बहुत से है, लेकिन ये 3 मटेरियल जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कॉमनली यूज होता है। एक क्वार्ट्ज एक है, एक रोचेली सॉल्ट एक है, और एक बेरियम टिटेनेट है। तो ऐसे 3 मटेरियल है, ये फेमस है। तो ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बहुत फेमस है। अगर इन मटेरियल को आपने देखो यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, आप अगर एक फोर्स दे रहे हो 1 न्यूटन का, तो बहुत ही कम वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है, आप अगर बोलोगे कि मैं इस क्रिस्टल को ऐसे फोर्स लगाता हूँ, तो फिर ऐसा वोल्टेज आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और ये वोल्ट आपको दिखाएगा। तो बस खाली कोई इंसुलेटर अगर आप ले रहे हो, कोई क्रिस्टल अगर आप ले रहे हो, और उसको आप पोलराइज कर सकते हो, उसको आप पोलराइज कर सकते हो, यानी कि फोर्स लगा करके, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस देके।
अगर कोई क्रिस्टल को आप पोलराइज कर सकते हो जस्ट फोर्स लगा करके और उसके अंदर वोल्टेज तैयार कर सकते हो, तो उसको बोलेंगे पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जानते हो बैटरी का वोल्टेज रहता है 1.5 वोल्ट, हमारे घर पे जो एसी वोल्टेज रहता है 250 वोल्ट। तो उसी तरह से अगर ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसको आप दबाओगे तो ये डाइलेक्ट्रिक ही है क्वार्ट्ज, अगर इसको आप दबाओगे तो ये पोलराइज हो जाएगा, मतलब एक साइड लेयर प्लस की बन जाएगी, एक साइड लेयर माइनस की बन जाएगी। तो आप देखो इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये आप मेजर कर सकते हो और ये बहुत छोटा आता है। तो इसका ये देखिए यहाँ पर है। तो अगर आप इसको दबा रहे हो, अभी देखो जितना आप दबाओगे उतना उतना ये निडल आगे जाते जाएगा, जितना आप उसको दबाओगे उतना उतना ये निडल आगे जाते जाएगा। तो इस तरह से आप कितना प्रेशर दे रहे हो ये भी आप मेजर कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे प्रेशर सेंसर की तरह भी काम आता है। देखो आप दबा रहे हो तो देखो ये वोल्टेज आगे बढ़ते जा रहा है, अब इसको लूज कर दिया है, छोड़ दिया है, ये अब क्या हो गया, स्ट्रेच हो रहा है, तो देखो वोल्टेज कम होते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप दबाओगे देखो ये वोल्टेज बढ़ने लगेगा, इसको लूज छोड़ दोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक खाली पोलराइज हो जाता है, लेकिन फोर्स लगाने से पोलराइज हो जाता है। तो ये एक प्रेशर सेंसर की तरह भी काम करेगा। तो इसका यूज है, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कहाँ पर होता है, एज अ सेंसर। तो आपने कितना प्रेशर दिया हुआ है ये आप मेजर कर सकते हो, वोल्टेज मेजर करने से आपको पता चलेगा कितना प्रेशर दे रहे हो। क्योंकि देखो मान लो कम प्रेशर रहेगा तो कम वोल्टेज रहेगा, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा, इस तरह से इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज जो रहता है ये लाइटर में रहता है। ठीक है, जो गैस के लाइटर्स वगैरह रहते हैं इसमें ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज होता है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल है, कोई भी क्रिस्टल को अगर आप दबाओगे तो उसके अक्रॉस वोल्टेज तैयार होता है, उसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वो इंसुलेटर को आप पोलराइज करते हो, तो इसको दबा करके आप पोलराइज कर सकते हो। और इस पे 3 ही मटेरियल आता है जो मैंने रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वार्ट्ज एक है, एक रोचीली सॉल्ट करके है, और एक बेरियम टिटेनेट करके, ये 3 मटेरियल है, ये तीनों पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। देखो यहाँ पर अगर आप इसको दबा रहे हो, मतलब दबाने से क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, दबाने से आप क्या कर रहे हो, इसमें वोल्टेज क्रिएट कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रिवर्स भी आता है। रिवर्स का मतलब क्या है, अगर आप वोल्टेज लगाओगे, अगर आप वोल्टेज लगाओगे तो क्या हो जाएगी, ये क्रिस्टल की साइज बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है, दबाने से आप साइज छोटा कर रहे हो तो वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन आप वोल्टेज लगाओगे तो इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो अगर आप साइज चेंज कर रहे हो तो वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज चेंज करने से क्या हो रहा है, आपको वोल्टेज मिल रहा है। और रिवर्स में क्या होगा, आप वोल्टेज लगाओगे तो आप साइज चेंज करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि हम इसको इतना नहीं पढ़ रहे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको फोर्स लगाओगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज तैयार होता है, उसको कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये एक आ गया है। और आप दूसरा जो चीज है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इसको सिंपल कराता हूँ। तो ये देखिए, ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या रहता है कि मैंने आपको बताया था कि पहले वाले लेक्चर्स वगैरह में कोई मटेरियल को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो वो क्या हो जाता है, देखो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन, हाँ पोलराइज हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि पोलराइज का मतलब क्या है, चार्ज सेपरेशन होना। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब क्या है, इसका प्लस और माइनस एक ही जगह पे। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो जाएगा, ऐसे एक तरफ आ जाएगा और प्लस एक तरफ, मतलब चार्ज सेपरेटेड हो गया। अगर चार्ज सेपरेटेड हो गया तो देखो हर मॉलिक्यूल हमारा पोलराइज्ड हो गया, हर मॉलिक्यूल हमारा पोलराइज्ड हो गया है। और आप देख रहे हो ये एक ऑर्डर में आ गया, एक ऑर्डर में आ गया, देखो ऐसे एक ऑर्डर में आ गया। तो इसको बोलते हैं ये मटेरियल पोलराइज्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। इंड्यूस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोलराइज हो गए। अब इसी मटेरियल को आप बाहर निकालोगे तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, मतलब ये टेम्पररी है। तो आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप मटेरियल को पोलराइज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप मटेरियल को पोलराइज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन, राइट। और ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर आप इस मटेरियल को बाहर निकालोगे तो आपने ये ओरिजिनलिटी में आ जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम को आप लोगे, एल्यूमिनियम को अगर आपने एक मैग्नेट बना दिया, आप सक्सेस हो गए उसको मैग्नेट बनाने में, जो हमने पढ़ा हुआ है कॉइल आप कॉइल लोगे, कॉइल में करंट पास करोगे, इसके अंदर एल्यूमिनियम डालोगे,
तो ये मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन टेम्पररी है। जैसे इसको बाहर निकालोगे फिर ये एल्यूमिनियम है, कॉइल के अंदर डालोगे मैग्नेट है, बाहर निकालोगे तो फिर एल्यूमिनियम है। तो यही चीज है, अब इस इंसुलेटर को आप डाल रहे हो फील्ड के अंदर तो ये पोलराइज हो रहा है, बाहर निकाल रहे हो फिर ये नॉन पोलराइज है, अंदर डालोगे पोलराइज है, ये नॉन पोलराइज है। पोलराइज का मतलब क्या है, सभी चार्ज उसके सेपरेटेड रहने चाहिए और एक ही ऑर्डर में रहना चाहिए, लेकिन बाहर निकाल रहे हो तो फिर ये नॉन पोलराइज बन जाता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मटेरियल को पोलराइज कर सकते हो, लेकिन वो क्या रहेगा, उसका पोलराइजेशन टेम्पररी रहेगा। मतलब ये जो मटेरियल्स है अगर आप मैग्नेटिज्म से कंपेयर करोगे तो आप इनको ऐसा बोल सकते हो ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह, मतलब ये टेम्पररी है वो जो मैंने बताया। और एक परमानेंट भी रहता है। स्टील आप जानते हो, स्टील को हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। तो वो मैग्नेट्स किधर यूज होते हैं, पर्स में यूज होते हैं, जहां जहां हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यूज करते हैं सब जगह क्या रहता है, हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट रहता है, वो परमानेंट रहता है। तो एक रहता है परमानेंट मैग्नेट, एक रहता है टेम्पररी। और मैंने जो आपको पहले बताया था, रबर आप लोगे, प्लास्टिक आप लोगे, उसकी पोलराइजेशन टेम्पररी रहेगी। लेकिन ऐसे कुछ मटेरियल रहते हैं जिसकी पोलराइजेशन क्या है, परमानेंट है। ऐसे कुछ मटेरियल रहते हैं जिसकी जो पोलराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है इंड्यूस पोलराइजेशन, वो परमानेंट है, मतलब वो निकलता नहीं है, इट विल नॉट वैनिश, मतलब वो निकलता नहीं है अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया तो। उसको बोलते हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसमें देखो जितने भी हमारे पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, जैसे क्वार्ट्ज है, रोचेली सॉल्ट है, बेरियम टाइटेनाइट है, वो सब क्या है, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो वो फेरो इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन खाली क्वार्ट्स नहीं है। क्वार्ट्स ऐसा मटेरियल है कि वो सिर्फ पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। मतलब वो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है लेकिन वो फेरो इलेक्ट्रिक नहीं है, इट इज नॉट फेरो इलेक्ट्रिक। मतलब आप उसको परमानेंटली पोलराइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। खाली क्वार्ट्स ऐसा है जिसको आप परमानेंटली पोलराइज नहीं कर सकते हो, लेकिन रोचेली सॉल्ट और बेरियम टाइटेनेट जो है इसको आप परमानेंटली पोलराइज कर सकते हो। तो ये आपको याद रहने में आसान रहेगा कि पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है। रबर पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ना ही आपका प्लास्टिक है, ना ही आपका ग्लास है, तो उसमें तीन ही है। तो एक तो आप ले सकते हो रोचेली सॉल्ट, बेरियम टाइटेनेट और क्वार्ट्स। क्वार्ट्स बहुत फेमस है, तो क्वार्ट्स यूज हो जाता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और ये तीनों ही भी फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन क्वार्ट्स को छोड़ देना है क्योंकि क्वार्ट्स ऐसा है जो फेरोइलेक्ट्रिक नहीं है। तो उसको अगर आप पोलराइज करोगे तो उसके अंदर पोलराइजेशन टेम्पररी रहेगी, ठीक है, परमानेंट नहीं रहती है। आप देखो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब वही है कि किसी मटेरियल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हो, जैसे आप ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं डाला हुआ है तो ये पोलराइज नहीं है। लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हो तो देखो ये एरो सब एक तरफ चला गया है, मतलब मॉलिक्यूल जो है सब एक तरफ चला गया है, तो ये पोलराइज है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या रहता है। अब देखो इसमें एक तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में, जिसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि उसमें ऑलरेडी चार्ज सेपरेटेड रहेंगे, देखो ऐसे ऑलरेडी चार्ज सेपरेटेड रहते हैं। तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या रहता है, पोलर मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप लगाने से ये लोग ने जो रिसर्चर जो करते हैं उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ मटेरियल है जैसे रोचेली सॉल्ट है, बेरियम टाइटेनेट है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये देखो ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स है उसमें, ठीक है, उसके अंदर इनबिल्ट ही रहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और दूसरी उसकी खास बात क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, मतलब ये खुद से ही पोलराइज लेता है। अब खुद से कैसे पोलराइज रहता है कि मान लो अगर ये मटेरियल हमने लिया रोचेली सॉल्ट का, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये देखो ये हर मॉलिक्यूल ऐसा पोलराइज है ना, तो इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल है, ये माइनस और प्लस सेपरेटेड है। तो जहां जहां माइनस और प्लस सेपरेटेड है और ये एक ऑर्डर में आया हुआ है, तो देखो ये ऑर्डर में आ गया तो ये पोलराइज हो गया, ये ऑर्डर में आ गया पोलराइज हो गया। तो जहाँ पे उनकी पोलराइजेशन हुई है वो एक ग्रुप ही बना ले लेता है, वो एक पूरा ऐसा ग्रुप ही बना ले लेता है। तो जहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स पूरे ऑर्डर में रहते हैं, ऐसे प्लस माइनस एक ही ऑर्डर में रहते हैं, वो पूरा एक सेपरेट ग्रुप बनाता है, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। तो देखो यहाँ पर एक एरो दिखाया हुआ है, तो ये एरो का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, ये देखो ये माइनस प्लस उनके अंदर ऐसे कपलिंग रहती है कि वो एक ग्रुप ही बना ले लेते हैं ऐसे। तो देखिए, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब ये एक रीजन बना लेता है डोमेन,
जहां पर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर में, अब देखो अगर ये रीजन की मैं बात करता हूँ तो इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, एक ऑर्डर में आना। तो इस मटेरियल के अंदर वो रहता है, एक ऑर्डर में ही आ जाता है, सब मटेरियल सब मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक ऑर्डर में ही आ जाते हैं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक ऑर्डर में ही आ जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे ऑर्डर में जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए ये एक डोमेन है, एक डोमेन है, ऐसे ही ये ग्रुप बनाएंगे, इसको बोलेंगे डोमेन। आप सभी डोमेन्स का एरो अगर हम ऐड करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो सब ये डायपोल क्या हो जाएंगे, ऐसे टर्न हो जाएंगे, सब डायपोल क्या हो जाएंगे, ऐसे टर्न हो जाएंगे। ये देखो सब डायपोल आपके टर्न हो जाएंगे और ऐसे एक ऑर्डर में आ जाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है, इसके अंदर पोलराइजेशन आ जाता है। इससे क्या हो जाता है, इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। तो ये आप परमानेंट पोलराइज मॉलिक्यूल बन गया। अब ये परमानेंट हो गया पोलराइजेशन, इसके अंदर पोलराइजेशन जो है ये परमानेंट हो गया है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल भी दिया तो भी इसके अंदर पोलराइजेशन इसकी परमानेंट रहेगी, मतलब ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बन गया। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बन गया है, या मैग्नेट नहीं है, मतलब ये एक पोलराइजेशन है। तो ये परमानेंट पोलराइजेशन इसमें आ जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी दोगे तो इसके अंदर ये पोलराइजेशन जो रहेगी इसकी परमानेंट रहेगी। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात क्या है कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है, मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो ऑलरेडी पोलराइज रहते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको कहते हैं डोमेन। लेकिन देखो ये डोमेन का एरो अलग है, ये डोमेन का अलग है। तो इसकी वजह से स्टार्ट में डिसऑर्डर होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर कोई पोलराइजेशन नहीं रहता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो सब ये टर्न हो जाएगा और ये मटेरियल पोलराइज हो जाएगा। और अब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बंद भी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर भी निकाल दिया है इसको। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने डाला था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने 0 बना दिया है तो भी इसका ऑर्डर वैसे ही रहेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल। और पहले जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट के लेक्चर्स में, तो ये देखो ये कैसे, अब इसको ये कैसे ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये ऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन जब इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसमें वैसा नहीं रहेगा। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या रहेगा, आपके ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये देखो पहले तो ये मॉलिक्यूल मान लो अगर आपने ऐसा प्लस माइनस लिया तो ये एक अलग से ग्रुप ही बनाएगा। ऐसा माइनस प्लस लिया है तो वो अपना अलग से ग्रुप बनाएगा, ठीक है, ऐसा अलग से ग्रुप बनाएगा। अभी देखो ये प्लस माइनस आप ले रहे हो तो ये अलग से ग्रुप बनाएगा। तो ये जो ऑर्डर रहेगा ये अलग से ग्रुप बनाएगा। तो इसमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है। अब जब आप इसको, इस मटेरियल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो सब मॉलिक्यूल्स घूमेंगे और ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अब इस मटेरियल को आपने बाहर निकाला तो भी ये ऐसे ही रहेगा। तो इसके अंदर पोलराइजेशन परमानेंट रहता है, ये टेम्पररी नहीं रहता है। लेकिन वाटर को अगर आप डालोगे तो वाटर के अंदर ये ऐसे मॉलिक्यूल रहते हैं जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं। तो पानी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो ठीक है, ये ऑर्डर में आ जाएगा, सब उसका मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर डोमेन्स में रहता है। तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, खाली आपको क्या करना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो ये घूम जाएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर वैसे ही रहता है पोलराइजेशन। तो ये टेम्पररी नहीं रहता है, परमानेंट रहता है, बस उतना ही है। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पोलराइजेशन जो रहता है ये परमानेंट रहता है। मतलब आपने अगर कोई फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया और आप उसको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल रहे हो और आप उसको यूज कर रहे हो, अभी ये टेम्परेचर पे आप उसको यूज कर रहे हो, घर पे आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये पोलराइज रहता है। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो ये पोलराइज रहता है। देखो जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो देखिए ये इसका ग्राफ है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी पोलराइजेशन है। तो अगर आप उस मटेरियल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल रहे हो तो इसकी पोलराइजेशन क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। देखो इस तरह से इसकी पोलराइजेशन बढ़ते जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, सब डायपोल टर्न हो गए। अब जो डोमेन देखो, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो डोमेन रहता है, मान लो ये डोमेन है, तो ये डोमेन जो फील्ड के डायरेक्शन में रहता है ना, वो उसकी साइज बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला हुआ है उस मटेरियल को, तो देखो इसका फिजिक्स कैसे रहता है कि मान लो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है।
तो अभी मैं इसके अंदर डोमेन बना रहा हूँ, दो ही डोमेन बना रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखो एक डोमेन अगर ऐसा है और दूसरा ये देखो, चार डोमेन बना लेता हूँ, ठीक है। दो, तीसरा ऐसा है और ये चौथा देखो ऐसा है और पांचवा ऐसा है, चार है। तो ये डोमेन की एरो क्या होती है, इससे मैच करती है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाने लगोगे तो ये डोमेन की साइज बढ़ जाती है। देखो ये ऐसे साइज बढ़ जाती है, ये फैल जाता है ऐसा, ठीक है। और दूसरा डोमेन क्या होता है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो सब डोमेन ऐसे घूम जाएंगे। ये देखो, अब देखो इसका एरोस देखो, सब कैसा चला गया, ऐसा ऊपर चला गया, सब एक साथ रोटेट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया है, 100% पोलराइज हो गया। ये 100% पोलराइज हो गया है। तो 100% पोलराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी पोलराइजेशन परमानेंट हो जाएगी। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के ये देखो, अभी जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते जा रहे हो, आप रिवर्स कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, जीरो कर रहे हो, तो भी इसके अंदर पोलराइजेशन रहता है इस मटेरियल के अंदर। जैसे आपने इसके अंदर डाला हुआ है रोचेली सॉल्ट, तो ये पोलराइज लेगा। लेकिन वाटर को अगर आपने डाला होता, वाटर को अगर आपने डाला होता तो ये देखो ऐसे ऐसे पोलराइज हो गया होता है। और फिर ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जीरो करते तो ये जीरो हो गया होता, मतलब फिर डिसऑर्डर में आ गया होता। तो ये तो ऑर्डर में आ रहा है इधर, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, डिसऑर्डर में नहीं हो रहा है। तो जब आपने इसको पोलराइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसको पोलराइज कर दिया, सब मॉलिक्यूल्स के एक ऑर्डर में लेके आ गए। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कम करते गए, कम करते गए, जीरो करते गए, तो भी इसकी ऑर्डर क्या हो गई है, वैसी ही रह गई है, मतलब जीरो, डिसऑर्डर नहीं हो गया। लेकिन वाटर को देखो, आप वाटर को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, तब क्या हो रहा है, वो पोलराइज हो रहा है, पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो वैसे ही वो डिसऑर्डर में भी जा रहा है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे डिसऑर्डर भी वैसे वैसे कम हो रहा है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करोगे तो डिसऑर्डर मिलेगा। अभी मैग्नेटिज्म का भी ऐसे ही रहता है। मान लो आपने एल्यूमिनियम लिया है, एल्यूमिनियम को आपने क्या किया है, देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला हुआ है। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हो तो एल्यूमिनियम मैग्नेट बनते जा रहा है, मैग्नेट बनते जा रहा है, मैग्नेट बनते जा रहा है, स्ट्रांग बन गया। अब आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हो। कैसे कम कर रहे हो, करंट कम करके। तो जैसे जैसे करंट कम कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, एल्यूमिनियम फिर एल्यूमिनियम बन गया, तो टेम्पररी रहता है। तो एल्यूमिनियम का एक टेम्पररी मैग्नेट है। तो वैसे ही अगर आप वाटर को डालोगे या प्लास्टिक को डालोगे, आप उसकी पोलराइज करने जा रहे हो, सब मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हो, ऐसे घुमाने जा रहे हो, सब मॉलिक्यूल्स को आप घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो, सब मॉलिक्यूल्स को आप टर्न कर रहे हो, ठीक है। आप सक्सेसफुल हो गए, सब मॉलिक्यूल्स को आपने टर्न कर दिया, सब मॉलिक्यूल्स को आपने टर्न कर दिया, ऐसे एक एक करते करते आपने सब मॉलिक्यूल्स को टर्न कर दिया। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होती जा रही है, फिर ये अपने डिसऑर्डर स्टेट में आ जाएगा, फिर ये डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जीरो कर दिया तो पोलराइजेशन निकल जाता है। तो प्लास्टिक में, रबर में, वाटर में पोलराइजेशन निकल जाता है, तो उसमें टेम्पररी पोलराइजेशन रहता है। लेकिन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा रहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहे हो तो देखो ये जैसे चला था वैसे ही आ गया, लेकिन ये वैसा नहीं रहता है। देखो जैसे जैसे ये जा रहा है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहे हो तो ये वही पाथ नहीं लेता है, दूसरा पाथ लेता है। देखो मतलब इसकी जो ऑर्डर बढ़ रही है, ऑर्डर बढ़ रही है, ऑर्डर बढ़ रही है, ऑर्डर बढ़ रही है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है तो आपका डिसऑर्डर ऐसे ही आना चाहिए था, तो वैसे नहीं आता है, हल्का सा डिसऑर्डर आ जाता है, लेकिन पोलराइजेशन उसके अंदर रहता है, पोलराइजेशन उसके अंदर रहता है। यानी आप स्टील को डाल रहे हो, स्टील को मैग्नेट बना रहे हो, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, स्टील मैग्नेट बनते जा रहा है, मैग्नेट बनते जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करते जा रहे हो तो देखो उसकी मैग्नेटिज्म उतनी नहीं कम होती है जितनी वो आप स्टार्ट है जैसा आपने लिया था। तो धीरे धीरे ये कम 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 होते जा रहा है, लेकिन वो अपनी मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रखता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी रख किया है तो वो अपनी पोलराइजेशन को रिटेन करता है। तो ये जो पाथ है इसको हम कहते हैं हाइस्टेरेसिस लूप। तो हाइस्टेरेसिस लूप कौन दिखाता है, सिर्फ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल दिखाता है, ये हाइस्टेरेसिस लूप नहीं है। देखो जिस पाथ में आप लेके गए थे वैसे ही आ रहा है। मान लो अगर आप कोई रोड पे जा रहे हो तो आप जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। तो जैसे आप इसको ऑर्डर में लेके गए थे, अब आप डिसऑर्डर में लेके आ रहे हो तो वही डिसऑर्डर में आ रहा है। तो इसमें वैसा नहीं रहता है, आप इसको डिसऑर्डर से ऑर्डर में लेके गए,
फिर जब आप इसको डिसऑर्डर में लेना चाहते हो तो वैसे ही डिसऑर्डर नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये खाली फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में रहेगा। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। और ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक है क्योंकि ये स्ट्रेट ग्राफ दिखाता है, ये स्ट्रेट ग्राफ दिखाता है। तो अगर आप वाटर लोगे तो ऐसा स्ट्रेट ग्राफ दिखाएगा, प्लास्टिक दिखाएगा तो भी स्ट्रेट ग्राफ दिखाएगा, रबर भी स्ट्रेट ग्राफ दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन ये फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दिखाता है, ये ऐसा कर्व दिखाता है और ये हिस्टैरिसीस भी दिखाता है, मतलब अपनी मेमोरी को रिटेन नहीं करता है, दोबारा ऐसा नहीं आता है वो। अब ये क्या करता है, अपनी मेमोरी को रिटेन करता है, दोबारा ऐसे आता है। जैसे जैसे वो डिसऑर्डर से ऑर्डर में गया था तो वैसे ही दोबारा वही स्टेट में आ सकता है, दोबारा वही सब स्टेट्स को रिवर्स कर सकता है, दोबारा वैसी डिसऑर्डर में आ सकता है। लेकिन इसका वैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे आप ऑर्डर में लेके गए और आप चाहते हो कि दोबारा वैसे आ जाए तो दोबारा वैसे नहीं आता है, हल्का सा उसमें डिसऑर्डर आता है, लेकिन ये अपनी पोलराइजेशन को रिटेन करके रखता है, तो इसको बोलते हैं रेजिडुअल पोलराइजेशन। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रख रहे हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोलराइज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल भी दिया है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी कर दिया है तो भी ये पोलराइजेशन अपनी मेंटेन कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसकी पोलराइजेशन निकल जाए, यानी किसी को अगर आपने स्टील को मैग्नेट बना दिया है तो आप चाहते हो कि उसकी मैग्नेटिज्म निकल जाए, तो आप करंट को रिवर्स करो, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करो। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि इसकी पोलराइजेशन निकल जाए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करेंगे, देखो उल्टा रखेंगे। अभी ये ऐसा रखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा रखेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इसकी पोलराइजेशन जो है निकल जाए, जो इसकी ऑर्डर थी, ये देखो ये इसकी ऑर्डर ऐसे थी ना, हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर निकल जाए और ये ऐसे आ जाए, डिसऑर्डर में आ जाए। तो हम चाहते हैं कि इसकी ऑर्डर निकल जाए और डिसऑर्डर में आ जाए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी ऑर्डर निकल जाएगी और डिसऑर्डर में आ जाएगा, ये कंप्लीटली डिसऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स। अब दोबारा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो दोबारा ये पोलराइज हो जाएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा। अब ये पोलराइज हो जाएगा लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, देखो ये ऐसे रिवर्स हो गया, तो ये पोलराइज हो जाएगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा अभी यहाँ पर प्लस आया हुआ है, यहाँ पर माइनस आया हुआ है, अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो रिवर्स पोलराइजेशन हो जाएगा। अब फिर ये पोलराइजेशन क्या होगा, उसमें रिटेन होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करोगे तो भी उसके अंदर पोलराइजेशन रहेगा, तो इसको बोलेंगे रेजिडुअल पोलराइजेशन। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करते जाओगे, मतलब रिवर्स करोगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजेशन निकल जाएगी, ये डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो ये साइकिल रिपीट होता है और इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात क्या है कि ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इसकी पोलराइजेशन परमानेंट रहती है। दूसरी क्या है, ये हिस्टैरिसीस लूप दिखाता है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता है, ऐसे कर्व चलता है। तीसरा क्या है, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है। तो खाली फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा रहता है जिसके अंदर ऑलरेडी ऑर्डर रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, ये देखो ऐसे ऑर्डर में रहते हैं, तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है। तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। तो आप देखो, अगर आपने एक, चलो ठीक है, आपने एक क्या लिया हुआ है, रोचिली सॉल्ट को लिया हुआ है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, आपने इसको पोलराइज कर दिया, ठीक है, ऐसे पोलराइज कर दिया, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे पोलराइजेशन रहेगा। तो अगर आपने इसको घर पे रखा हुआ है तो भी ये क्या करेगा, ऐसे पोलराइज हुआ है, मतलब आप रूम टेम्परेचर में अगर इसको रखोगे तो ये पोलराइज रहेगा। अभी आप चाहते हो कि इसकी पोलराइजेशन को डिस्ट्रॉय करना है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप इसकी हीटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आप हीटिंग करोगे तो एक टेम्परेचर रहता है, क्यूरी टेम्परेचर, अगर आप इसको हीटिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो ये डिसऑर्डर में आ जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये देखो ऐसे बन जाएगा, तो ये नॉन पोलराइज में आ जाएगा, मतलब ये पोलराइजेशन इसका निकल जाएगा, मतलब इसकी पोलराइजेशन निकल जाएगी। आप जानते हो, कोई अगर आपने मैग्नेट बनाया हुआ है स्टील,
तो वो परमानेंट मैग्नेट है। आप चाहते हो कि आप उसकी मैग्नेटिज्म निकल जाए, तो आप उसको गर्म करो, तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो उसकी मैग्नेटिज्म निकल जाएगी। तो वैसे अगर आपने एक फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल को लिया है और ऐसे उसको आपने पोलराइज कर दिया है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या रहेगा, ऐसा पोलराइजेशन परमानेंट रहेगा। तो आपने इसको घर पे रखा है और आप चाहते हो कि अब ये ऐसे आ जाए, तो इसको आप हीटिंग करो। तो जैसे आप हीटिंग करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजेशन निकल जाएगी और उसको कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज विनर है, जैसे कि मैडम क्यूरी, उसके ओनर पे दिया गया है, तो उस टेम्परेचर पे ये लूज करता है। तो मैग्नेट का भी ऐसे ही रहता है। तो ये मैग्नेटिज्म की तरह ही रहता है कि आप एक स्टील को ले रहे हो, आप उसको मैग्नेट बना रहे हो, तो एक स्टील को आप ले रहे हो, आप उसको मैग्नेट बना रहे हो, तो ठीक है, ये मैग्नेट बनेगा। तो जैसे जैसे वो मैग्नेट बढ़ते जाए, अभी देखो जैसे मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, एक स्टील अगर आप ले रहे हो, आप उसको अगर मैग्नेट बना रहे हो, ये देखो अभी आपने स्टील लिया हुआ है, ये आपने स्टील लिया हुआ है और आप चाहते हो कि इसको मैग्नेट बनाना, तो ठीक है, इसको कॉइल के अंदर डालो। अगर आप कॉइल के अंदर डालोगे और उसको ऐसा एक करंट पास करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इसमें जो 2 वोल्ट रखा है, 3 वोल्ट रखा है, 4 वोल्ट रखा है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो वैसे वैसे उसके अंदर क्या हो जाती है, मैग्नेटिज्म बढ़ने लगती है। देखो ये इसका ग्राफ है मैग्नेटिज्म और करंट का। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिज्म बढ़ती जाएगी। यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ पर साउथ पोल आएगा, ठीक है। तो ये पूरा पावरफुल मैग्नेट बन गया, यहाँ पर नॉर्थ आ गया, यहाँ पर साउथ आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आपने ये वोल्टेज बढ़ाया था वैसे वैसे आप इसको कम करते जा रहे हो, तो ये वैसे ही पाथ नहीं लेता है, अब ये ऐसा पाथ लेता है। तो इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, क्योंकि वो ओरिजिनल पाथ में नहीं आ गया, तो ये मैग्नेट बन गया। अब आपने करंट को जीरो भी किया हुआ है तो भी ये मैग्नेट बन गया। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आया हुआ है वो निकल जाए, वो निकल जाए। तो आप अगर निकालना चाहते हो उसको, तो आप क्या करो, ये बैटरी को उल्टा लगा दो, आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। आप पहले करंट को आप ऐसा भेज रहे थे, अब आप करंट को क्या करो, ऐसा उल्टा भेज दो। तो जैसे आप करंट को उल्टा भेजोगे, तो ये देखो जैसे आप करंट को बढ़ाते जा रहे हो रिवर्स में, तो इसकी मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी। और एक टाइम पे क्या हो जाएगी, ये पूरी पोलैरिटी निकल जाएगी। देखो आप ये नॉर्थ और साउथ हट गया यहाँ से, ये क्या बन गया, अब मैग्नेट नहीं बन गया, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ निकल गया। एक पर्टिकुलर रिवर्स करंट पे जैसे आप रिवर्स करंट बढ़ाते गए, 0 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, एक पर्टिकुलर करंट पे क्या हो गई, ये पोलैरिटी निकल गई, मतलब इसकी मैग्नेटिज्म निकल गई। अब आप बोलोगे फिर क्या होगा, अगर मैं और करंट बढ़ाऊंगा, और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, और करंट बढ़ा रहा हूँ, और अगर करंट बढ़ाते जा रहा हूँ, तो ये फिर मैग्नेट बनेगा, लेकिन आप उल्टा मैग्नेट बनेगा, इधर नॉर्थ नहीं आएगा, इधर साउथ आएगा और इधर नॉर्थ आएगा, तब ये उल्टा मैग्नेट बनेगा। अब फिर करंट को अगर मैं निकालते जाऊंगा, इस वोल्टेज को निकालते जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, अगर 0 वोल्ट भी किया हुआ है तो भी ये ऐसी ही मैग्नेट रहेगा, साउथ और नॉर्थ। फिर अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये ऐसा बैटरी लगाना पड़ेगा, फिर करंट को उल्टा करना पड़ेगा। फिर जब करंट को मैं बढ़ाते जाऊंगा तो एक करंट पे ये 0 हो जाएगा, इसकी पोलैरिटी ऐसे निकल जाएगी, और फिर ये मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा, ऐसे उल्टे पोलैरिटी साउथ और नॉर्थ से, देखो ऐसे, तो ये ऐसा मैग्नेट बनेगा। तो ये साइकिल रिपीट रहेगा, तो इस लूप को कहा जाता है हिस्टैरिसीस लूप। तो वैसे ही ये मैग्नेटिज्म में, तो वैसे ही इसमें भी है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे ये पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते जाओगे, कम कम करते जाओगे, 0 कर दिया है तो भी ये हटेगा नहीं, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। आप इसको हटाना है, इसको 0 करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दो, तो ये पूरा निकल जाएगा। अब ये मटेरियल देखो आपका ऐसा हो गया, ओरिजिनल हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर दोबारा पोलराइजेशन आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओ, तो इसमें आप उल्टा पोलराइजेशन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा था, प्लस आ रहा था, अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दोगे, 0 कर देंगे, तो भी इसके अंदर रहेगा ये, इसको बोलते हैं रेजिडुअल पोलराइजेशन और रिमेनेंट पोलराइजेशन, मतलब ये परमानेंट है। अब इसको हटाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रिवर्स कर दो, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दो, ये हट जाएगा। फिर दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो दोबारा ऐसे ही ऐसे पोलराइजेशन, ये साइकिल रिपीट होगा, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। अगर इसकी पोलराइजेशन आपको निकालनी है तो आप हीटिंग से निकाल सकते हो, तो हीटिंग से वो निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर एक फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको शॉर्ट में बताता हूँ, अगर आपने एक रोचिली सॉल्ट को लिया है, उसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते गए तो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको निकाल दो तो आपके पास पोलराइज मटेरियल रहेगा, तो आपके पास ऐसी पोलराइज मटेरियल रहेगा, तो आप इसको घर पे रख सकते हो, ठीक है।
अब आप बोलोगे मुझे उसकी पोलराइजेशन निकालना है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप उसको हीटिंग करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी पोलराइजेशन निकल जाती है। वो मैग्नेटिज्म के जैसा ही है। आप एक दुकान से एक आयन खिला लेके आए, आप बोलोगे मुझे खिले को मैग्नेट बनाना है, तो ठीक है, कॉइल कॉइल के अंदर डालो, कॉइल के अंदर करंट पास करो, जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो लौहचुंबक बनते जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग करंट रखोगे, 1.5 एम्पियर का रखोगे तो कम लौहचुंबक बनेगा। अगर 3 एम्पियर का करंट पास करो तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनेगा। स्ट्रॉन्गर बन गया 3 एम्पियर का, अब आपको मैग्नेट आ गया 3 एम्पियर का, तो आप उसको निकाल दो वहां से, तो आपके पास मैग्नेट आ गया। अब आप उसको घर पे यूज कर रहे हो तो कोई नुकसान नहीं, वो मैग्नेट बन के ही रहेगा। लेकिन आप बोलोगे मुझे उसकी मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करनी है, तो आप ठीक है, आप उसको गैस पे रखो, गर्म कर दो, एकदम रेड हॉट कर दो, एकदम गर्म कर दो उसको। एकदम गर्म कर दोगे तो एक टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, उसकी मैग्नेटिज्म निकल जाएगी। तो वैसे इसमें भी रहता है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो ये पोलराइज हो जाएगा और इसकी पोलराइजेशन परमानेंट रहेगी। अगर आप चाहते हो कि इसकी पोलराइजेशन निकल जाए तो इसको गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, और एक टेम्परेचर पे, क्यूरी टेम्परेचर पे इसकी पोलराइजेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इस तरह से ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल का है। तो आज के क्लास में हमने क्या किया हुआ है, दो चीज किया हुआ है। एक तो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, क्वार्ट्ज है, रोचीली सॉल्ट है, बेरियम टाइटेनाइट है, ये तीनों पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अगर ये अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको आप दबाते हो तो इसके अंदर वोल्टेज तैयार होता है, और बहुत कम वोल्टेज तैयार होता है। जितना आप दबाओगे उतना इसमें वोल्टेज बढ़ते जाता है, जितना आप छोड़ोगे उतना वोल्टेज कम हो जाता है। तो दबाने से, किसी मटेरियल को दबाने से अगर आप उसको पोलराइज कर सकते हो तो इसको कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्वार्ट्ज में रहता है, बेरियम टाइटेनाइट में रहता है, रोचीली सॉल्ट में रहता है। ये तीनों मटेरियल में ये रहता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और खास बात क्या है कि ये दोनों में फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, फेरो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये एक परमानेंटली पोलराइज हो सकता है ये, लेकिन क्वार्ट्ज नहीं हो सकता है। तो ये दोनों फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, लेकिन ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब फेरो इलेक्ट्रिसिटी का देखो, ये क्वार्ट्ज है, अगर आप इसको दबाते जा रहे हो तो देखो इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है। अगर आप इसको छोड़ोगे, लूज करोगे तो इसकी वोल्टेज कम हो जाती है। तो दबाने से ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरफ प्लस चार्ज आता है और एक तरफ माइनस चार्ज आता है, तो दबाने से ये मटेरियल पोलराइज हो रहा है। ठीक है, और जैसे ये देखो, तो इसका काम क्या हो जाएगा, आप कितना प्रेशर लगा रहे हो आपको मालूम पड़ जाएगा वोल्टेज देखने से। मान लो अगर आप प्रेशर 1 का लगा रहे हो तो वहां पर आपको 1 वोल्ट दिखा रहा है। अगर आप प्रेशर 2 का लगा रहे हो तो आपको 2 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका मतलब अगर इधर 10 वोल्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब आप प्रेशर 10 वोल्ट का दे रहे हो। तो ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर में काम करता है। दूसरा, ये लाइटर में इसका यूज इस्तेमाल होता है, लाइटर में रहता है, माइक्रोफोन में भी यूज होता है इसका। तो ध्यान में रखिए, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज क्या होता है, ये प्रेशर सेंसर की तरह काम करता है, प्रेशर को मेजर कर सकता है। लाइटर में इसका इस्तेमाल हो जाता है और ये माइक्रोफोन में इसका यूज होता है। तो अगर आप कोई क्रिस्टल की साइज कम कर रहे हो तो आप उसके अंदर वोल्टेज तैयार कर सकते हो, मतलब चार्ज सेपरेशन तैयार कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और रिवर्स भी है, अगर आप इसको वोल्टेज लगाओगे तो इसकी साइज कम हो जाएगी, तो इसको कहेंगे रिवर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ सॉलिड ऐसे रहते हैं जैसे कि रोचीली सॉल्ट, बेरियम टाइटेनाइट, इसमें क्या होता है, इसमें पोलराइजेशन परमानेंट रहता है। इसमें पोलराइजेशन परमानेंट रहता है, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो वो उसकी जो पोलराइजेशन है वो निकलेगी नहीं। और बाकी के जो कांच वगैरह रहते हैं, कांच, प्लास्टिक वगैरह, इसका मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये देखो, अगर आप इसको डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये पोलराइज हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालोगे तो ऐसा हो जाएगा। पानी को भी आप डालोगे ऐसे तो ये पोलराइज हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, इसको डालेंगे अंदर ऐसे पोलराइज हो जाएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल है जैसे रोचीली सॉल्ट है, बेरियम टाइटेनाइट है, तो उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन उसकी खास बात क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये ग्रुप बना के रहते हैं, जिसकी ऑर्डर रहती है ऐसे ऐसे। मान लो अभी ये ऑर्डर है तो वो एक ग्रुप बनाएगा। अभी मान लो कि ये ऐसे मॉलिक्यूल है तो वो एक ग्रुप बनाएगा। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हमेशा वो ग्रुप बना के रहता है तो उसको बोलते हैं डोमेन। तो वो ग्रुप में ही रहता है तो उसको बोलेंगे डोमेन। तो इस तरह से ये ग्रुप बना के रहता है उस मटेरियल के अंदर। तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन रहता है, तो इसके लिए उसको कहा जाता है कि उसके अंदर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से उसके अंदर पोलराइजेशन है। लेकिन ये पोलराइजेशन किस में रहती है, ग्रुप के अंदर रहती है। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है। तो इस ग्रुप को कहा जाता है
डोमेन, इस ग्रुप को कहा जाता है डोमेन। तो देखो ये एरो दिखा रहा है, ये एरो है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज है। तो ये टेल जो है ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ये हेड जो है ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो ये टेल माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेड प्लस को, तो इसमें ये ग्रुप है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो देखो ये सभी घूम जाएंगे, सभी घूम जाएंगे, एक ऑर्डर में आ जाएंगे, और ये परमानेंट रहता है। इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर भी निकालेंगे तो ये आप ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इसकी प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले क्या होता है, ये डोमेन की साइज बढ़ने लगती है, धीरे धीरे ये डोमेन की साइज बढ़ने लगती है और वो घूमने भी लगता है, साथ में घूमता भी है, लेकिन उसकी साइज भी बढ़ती है जो फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। मान लो अभी मैंने फील्ड ऐसा लगाया हुआ है, मैंने फील्ड ऐसा लगाया हुआ है, तो ये डोमेन की क्या होगी, साइज बढ़ने लगेगी, ये ऐसे डोमेन की साइज बढ़ेगी और बाकी सब घूमने लगेगा, और बाद में ये सब घूमेगा, तब ये परमानेंट बन जाएगा। तो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर भी निकालोगे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो आप इसको घर पे रखोगे रूम टेम्परेचर में तो ये ऐसे रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा आ जाए, या मतलब ऐसा नहीं आएगा, मतलब आप चाहते हो कि डिसऑर्डर में आ जाए, जो मैंने वाटर का दिखाया था, तो जब आप इसको हीटिंग करोगे ना तो ये डोमेन वगैरह सब निकल जाएगा। ठीक है। जब आप इसको हीटिंग करोगे तो वैसा आ जाएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये ऐसा ऐसा आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि ऐसा आना चाहिए, तो आप उसको हीट करो। जब आप इसको हीट करोगे तो इसके जो अंदर जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो थी वो निकल जाएगी। तो हीटिंग करने से क्या हो जाएगा, इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो है वो निकल जाएगा, ये डोमेन वीमेन सब निकल जाएगा, और पूरा ये ऐसे डिसऑर्डर में आ जाएगा, मतलब ऐसा ऑर्डर नहीं रहेगा उसमें। तो उसकी पोलराइजेशन कंप्लीटली ऐसे निकल जाएगी। देखो ये ऐसे कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, उनमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, तो ये पोलराइजेशन निकल जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे ये पोलराइजेशन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम करोगे पोलराइजेशन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी रखोगे तो भी उसके अंदर पोलराइजेशन रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। ये अगर आप निकालना चाहते हो या तो हीटिंग करो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया तो एक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये निकल जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हो तो इसकी पोलराइजेशन हो रही है, लेकिन मान लो अभी पहले ऐसी हुई थी, अब इसकी पोलराइजेशन जो है ये इस तरह का होगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करोगे, जीरो करोगे, तो भी इसके अंदर रहेगा। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तब ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप देखो ये अनपोलराइज हो गया। ठीक है। ये अनपोलराइज हो गया। फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे तो ऐसे पोलराइज, तो ऐसे ये साइकिल को रिपीट होते जाएगा, और इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। क्योंकि ये ऐसा ग्राफ किसके अंदर रहता है, सिर्फ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल में रहता है। ऑर्डिनरी प्लास्टिक, रबर, वाटर में ऐसा रहता है, ये स्ट्रेट चलता है और स्ट्रेट ही नीचे आता है। इसका स्ट्रेट जाता नहीं है, इसका ऐसा नॉन लीनियर है, इसको बोलेंगे लीनियर। स्ट्रेट जा रहा है इसके लिए लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। तो फेरोइलेक्ट्रिक में पोलराइज नॉन लीनियर मटेरियल है, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉन लीनियर मटेरियल है, और हमारा प्लास्टिक, रबर, वाटर ये तो है, ये लीनियर मटेरियल है। ठीक है। तो ये चीज है। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम शेयरिंग माय क्विज ओवर हियर।